नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं कांग्रेस की, जिसके लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को आज 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। 17 अक्टूबर को आपको बता दें अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी। आज उसके नतीजे आएंगे। सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर किसके हाथ आएगी कांग्रेस की कमान। हालांकि पलड़ा फिलहाल खड़गे का भारी लग रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में देश भर से 9,500 वोट पड़े। खड़गे हो या थरूर, जो भी अध्यक्ष बने, उनके सामने एक बड़ी चुनौती, जहां आने वाले वक्त में हिमाचल, गुजरात के चुनाव है, वहीं नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी रहेगी। बहरहाल अब कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी सहित सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों पर एक तरह से नैतिक दबाव भी जरूर आएगा, जिन्होंने अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके चुनने में मतदान प्रणाली को कहीं ना कहीं नहीं अपनाया है। ऐसे में उन पर भी एक दबाव देखने को मिलेगा। तो आज सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाला है और लगातार हम देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर काफी चर्चा थी। और उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इसी अपडेट के साथ। उमा, जो भी अध्यक्ष चुना जाए उसके लिए कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए क्या खाका रोड मैप उसके सामने होगा, फिर चाहे वो थरूर चुने जाए या खड़गे? ये देखिए, जैसा कि अपने बयानों में ये कहते रहे हैं कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए इनके पास अपना एक अपनी एक योजना है। और जहां तक थरूर की बात है तो लगातार विकेंद्रीकरण पे जोर देते रहे हैं। उनको लगता है कि पार्टी में तमाम फैसले जो हैं वो ऊपर लिए जाते हैं, नीचे जमीन पर जाकर नहीं लिए जाते। और इसलिए उनका जोर जो है वो इस बात पर होगा कि वो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और जो राज्य स्तर पर जिस तरह की नियुक्तियां होनी है या जो नीति निर्धारण होना है पार्टी की तरफ से, वो वहां के लोगों से पूछकर हो। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है तो वो लगातार कांग्रेस की विचारधारा को और मजबूत करने, पार्टी को एकजुट कर चलने, युवाओं को साथ लेकर चलने, इस सब तरह की बात करते रहे हैं। लेकिन ये जो बातें हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की मजबूती तभी देखने को नजर आएगी जब एकजुट होकर पार्टी आगे बढ़ेगी। आपको याद है कि किस तरीके से 23 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर संगठनात्मक चुनाव की मांग की थी, पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की मांग की थी। लंबा विचार चला, मंथन चला, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज वो दिन आ गया है जहां जबकि नतीजे सामने आएंगे 10 बजे, जैसा आपने सही बताया। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 68 बॉक्सेज हैं पूरे देश से जो कि कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जो 9,915 जो डेलीगेट्स हैं उसमें से जो हमें बताया गया था 2 दिन पहले, उसमें ये कि 9,497 यानी तकरीबन 9500 वोट जो है वो पड़े हैं। 96% का ये आंकड़ा है। जिस तरह से नॉमिनेशन के समय मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूरी कांग्रेस नजर आई थी, उससे ये साफ है कि कांग्रेस के भीतर से अपार समर्थन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। और यही एक चिंता की बात या एक कह सकते हैं कि एक हार की जो सूरत हाल है वो नजर आ रही है शशि थरूर के लिए। लेकिन उनके समर्थक भी काफी उत्साह में, उनको लगता है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया, वोट जितने भी आए, लेकिन उन्होंने एक फाइट दिया, उन्होंने काफी अच्छा कैंपेन किया। तो अब इंतजार है, तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि ये नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, आप बता रहे हैं 3 से 4 बजे के आसपास नतीजे सामने आएंगे। उमा, यहाँ पर 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष होगा। उससे पहले हमने देखा सीताराम केसरी रहे थे। आपने काफी लंबे वक्त तक कांग्रेस को कवर किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है पार्टी पर किस तरह की पकड़ रहेगी जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा? देखिए, अध्यक्ष जो भी चुना जाएगा और कांग्रेस पार्टी चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन इतना जरूर है कि गांधी परिवार के फैसलों की या उनकी जो मंशा है उसकी झलक कांग्रेस अध्यक्ष के फैसलों में नजर आएगी। इतना जरूर है कि क्योंकि गांधी परिवार को कई असंतुष्ट नेताओं ने टारगेट किया और इसका ही एक नतीजा है कि 2019 में जब राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया अध्यक्ष पद से, उसके बाद वो ना तो अध्यक्ष बनने को तैयार हुए, ना ही गांधी परिवार से किसी को अध्यक्ष बनने देने के लिए वो तैयार हुए। तो अब जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी
हुई है। और एक जो कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख हैं मधुसूदन मिस्त्री, उनका कहना है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। तो अब जो भी अध्यक्ष चुनकर आएगा, देखना होगा कि क्या वो हर फैसले के लिए 10 जनपद का रुख करता है या तुगलक रोड का रुख करता है, या फिर वो अपने हिसाब से फैसले लेता है, और क्या उस फैसले को लेकर क्या गांधी परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई नाराजगी या किसी तरह की कोई जो एक असहमति है वो नजर आती है। सब आने वाले वक्त की बात है। लेकिन पार्टी के सामने काफी चुनौतियां भी हैं एकजुट करके पार्टी को आगे बढ़ने की, और 2024 पे नजर जरूर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो यात्रा पे निकले हुए हैं। तो अब देखना है कि जो अध्यक्ष बनते हैं और जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे का बनना लगभग तय माना जाता है। तो देखना है कि पार्टी को लेकर किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसके सामने रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस चुनौती का जिक्र उमाशंकर कर रहे थे उसमें एक चुनौती बहुत जल्द, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, वो भी कांग्रेस के सामने रहने वाली है। बहरहाल कांग्रेस ने कल 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने 19 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। पूर्व मंत्रियों में कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी और चंद्र कुमार चौधरी को फिर से मौका दिया गया है। पहली सूची में 5 नए चेहरे भी शामिल हैं। 3 महिला उम्मीदवारों को भी यहां पर टिकट दिया गया है। 22 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। जल्द इन 22 नामों का भी ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव है और 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस तमाम तैयारियों में लग रही है। आज कांग्रेस का अध्यक्ष नया बन जाएगा। 3-4 बजे तक फैसला हो जाएगा कहीं ना कहीं कि कौन वो अध्यक्ष होगा। एक तरफ कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर रही है, दूसरी तरफ भारत जोड़ने के उद्देश्य से राहुल गांधी एक बड़े लक्ष्य के लिए 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पदयात्रा अब 1,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल पहुंच चुकी है। वहां से हालांकि एक बार फिर से वो कर्नाटक के रायचूर उनको आना होगा, जहां ये यात्रा फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। बहरहाल इस यात्रा के दौरान जो लोगों का प्रेम राहुल गांधी को मिल रहा है उसकी तो खासा चर्चा हो ही रही है। साथ ही उनकी फिटनेस भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। पैदल यात्रियों और कंटेनर्स के लंबे काफिले के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 3,500 किलोमीटर में से 1/4 से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। कर्नाटक में इस यात्रा के दौरान कई दिलचस्प तस्वीर दिखी। बेल्लारी के पास यात्रा में राहुल गांधी के साथ शिव का रूप धारण किए एक शख्स भी शामिल हुए। और फिर कुछ समय के लिए तो यात्रा रामायण में हो गया। लेकिन इस तस्वीर की काफी चर्चा हुई। बार बार यह सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के गिले शिकवे दूर हो पाएंगे। राहुल गांधी भी चुटकी लेते दिखे। इससे पहले जब राहुल ने अपने साथ सिद्धरमैया को दौड़ाया था तो अगले ही दिन डीके शिव कुमार को भी नहीं बख्शा। इसी यात्रा के दौरान कर्नाटक के मंड्या में दिग्विजय सिंह भी मौज मस्ती करते नजर आए। शायद ये जताने की कोशिश हो कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा न भर पाने का उन्हें कोई मलाल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही राहुल गांधी की फिटनेस और उनकी रफ्तार की। अब बीजेपी ने भी यहां इसे काउंटर करने के लिए यात्राओं का सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि दक्षिण के इस किले पर किसी तरह की कोई सेंधमारी हो। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अब नगर निगम के चुनाव जल्द हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन का जो काम है वो पूरा हो गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब एमसीडी में कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। अब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा। शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, यहां पर एमसीडी चुनाव अब कब तक उम्मीद की जाए हो सकते हैं, और जो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हुई है, पहले 272 वार्ड थे, अब 250 हो गए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? जय, देखिए, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है परिसीमन। उसके अंदर यह तय करना होता है कि जो वार्ड्स होंगे, यानी कि जो सीटें होंगी, उनकी बाउंड्री क्या होंगी, क्या आबादी होगी, कितने वोटर उसके अंदर होंगे, और एक विधानसभा के अंदर कितने वार्ड होने चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए। तो जो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस था परिसीमन, वो पूरा हो गया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। अब केवल एक बाधा रह गई है, और इस होते के साथ ही ये जो परिसीमन हुआ है, नोटिफिकेशन हो गया है, गेंद अब केंद्र सरकार के हाथ से राज्य चुनाव आयोग के पाले में आ गई है। अब उसको केवल इतना करना है कि जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो ये जो वार्ड तय किए हैं, इनमें से चिन्हित करना है चुनाव आयोग को कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, और जो 250 में से कुल 42 सीटें जो हैं महिला और पुरुष दोनों में ही जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होती हैं, वो कौन सी होंगी। बस ये करने के बाद चुनाव आयोग फिर कभी भी जो है चुनाव की घोषणा कर सकता है। और अटकलें यही लग रही हैं कि अब क्योंकि ज्यादा कुछ करने को है नहीं इसमें, तो कभी भी जो चुनाव आयोग है वो ये चिन्हित करके, इसको नोटिफाई करके और चुनाव की घोषणा कर सकता है। और ये इसलिए जो अटकलें हैं और जो प्रबल संभावना जताई जा रही है वो ये है कि जब गुजरात के चुनाव हो रहे होंगे, जब हिमाचल के चुनाव हो रहे होंगे, उसी समय पर जो है दिल्ली में नगर निगम चुनाव हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या स्थिति बनेगी, खासतौर से जो हम लड़ाई देख रहे हैं दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र और गुजरात की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बीच में, वो किस तरह की शक्ल लेगी, ये हमें जो है देखने को मिलेगा। ये बताना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर अप्रैल के महीने में ही चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि हम चुनाव घोषित कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने एक उनके पास कम्युनिकेशन भिजवा दिया कि हम तीनों नगर निगम को एक कर रहे हैं, इसलिए आप फिलहाल जो है आगे ना बढ़ें। तो वो चुनाव वहीं पर रुक गए और दिल्ली में जो 3 नगर निगम हुआ करते थे, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, उनको उसके बाद में एक किया गया। पहले एक था, उसको 3 किया गया शीला दीक्षित के समय में। अब जो 3 थे उनको एक किया गया है, और जो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब बस चिन्हित करने का काम है, जो सीटें आरक्षित है उनको चिन्हित करके बताना है, ये वार्ड महिलाओं के लिए, ये वार्ड जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है। और उसके बाद दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव जो है वो घोषित हो जाएंगे। बहुत ज्यादा समय अब मेरे ख्याल से नहीं बचा है। बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं बचा। और आपने राजनीति का जिक्र किया और बताया जिस वक्त हिमाचल और गुजरात में चुनाव हो रहे होंगे, शायद उसी वक्त ये चुनाव भी हो जाए। राजनीति भी पिछले दिनों हमने काफी देखी है। शरद, यहाँ पर कूड़े के पहाड़ को लेकर भी जमकर राजनीति हुई है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे फिर? देखिए, मुद्दे बेशक हम ये कह सकते हैं कि साफ सफाई का मुद्दा होगा, कूड़े के पहाड़ मुद्दे होंगे, लेकिन असल में लोगों के मन में जो है, चाहे वो जब लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो असली मुद्दे जो हैं वो कुछ और हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है जो लड़ाई होगी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में होगी। बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है वो ये मुद्दा उठाएगी कि कूड़े के पहाड़ जो है दिल्ली के अंदर खड़े हुए हैं, या दिल्ली जो है पिछले 15 साल से जो बीजेपी के शासनकाल में है, उसमें जो है देखिए आप दिल्ली की क्या स्थिति बन गई है। वहीं बीजेपी ये मुद्दा उठाएगी कि देखिए केजरीवाल सरकार है, इन्होंने ईमानदारी के मुद्दे पर ये आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पर आए थे, और कैसे जो है दिल्ली सरकार के अंदर ये जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, जो बीजेपी इन दिनों मुद्दे उठा रही है। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं दिल्ली के अंदर रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये रहेगी कि क्योंकि दिल्ली की जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और केंद्र और गुजरात की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, ये इनमें किस तरह की जो है रस्साकशी देखने को मिलेगी। जब चुनाव से पहले ही, अभी एमसीडी चुनाव नहीं हो रहे थे, केवल गुजरात को लेकर ही दोनों में जो है, यहाँ पर हिंट कर दिया है, एक जबरदस्त राजनीति चाहे एमसीडी के चुनाव हो उसमें भी देखने को मिलेगी दोनों ही पार्टियों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, पूरी जानकारी के लिए आपका।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात की, जहां विधानसभा का चुनाव होना है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो करीब 15,670 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। पीएम 5 अलग अलग कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो एक मिशन जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। गांधीनगर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जूनागढ़ जाएंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जूनागढ़ के बाद प्रधानमंत्री राजकोट भी जाएंगे। कल प्रधानमंत्री मिशन लाइफ का उद्घाटन करेंगे। और अब बात बिल्किस बानो केस की, जिसमें वक्त से पहले दोषियों की रिहाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई बिल्कुल सही फैसला है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ नियमों के मुताबिक हुआ और इसमें अकेले सरकार की भूमिका नहीं है। But one issue has come up just now that it has turned out that it was the center that is, which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the, in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But do you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. आप इसको डिफेंड करेंगे? ऐसे इतना बड़ा कांड हो गया और ये लोग बाहर आ गए। देखिए, 2 चीज होती है किसी भी केस पे, जो कन्विक्टेड जो होता है जितने सालों के लिए तय किया जाता है, उसके बाद राज्य सरकार के पास हर, जैसे कि 2 अक्टूबर होती है, जयंती होती है, 15 अगस्त होती है, उस दिन ऐसे कुछ जो अच्छा व्यवहार किया होता है उन लोगों को छोड़ा जाता है। तो दिस मैटर, मेरा ये मानना है कि इसको जानबूझकर, एक विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ है इसलिए कुछ लोगों ने जानबूझकर इसको पूरे देश के भीतर एक अलग तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया। हम ये जरूर मानते हैं, भाजपा के लोगों ने भी इस पे आपत्ति, मैं वही बोल रहा हूँ, विशेष वर्ग के जानबूझ के, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी अपराधी के साथ प्यारा भरा व्यवहार नहीं हो सकता, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। किसी भी, वो कितने साल जेल में रहे कि क्या उनके साथ व्यवहार हुआ है, उस पर भी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और खुल के इस मामले में कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो सब लोग बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीबी की स्पेशल विजिलेंस टीम ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मामले में रिपोर्ट दिल्ली एनसीबी कार्यालय को भेज दी है। साथ ही जांच में पाया गया कि केस में काफी अनियमितता बरती गई थी। जांच में शामिल अधिकारियों के इंटेंशन पर भी, नियत पर भी सवाल उठाए गए हैं। एनसीबी विजिलेंस की स्पेशल जांच टीम ने आर्यन खान मामले में जो रिपोर्ट सौंपी है, सूत्रों के मुताबिक जांच में पाया गया कि केस में काफी अनियमितता बरती गई, अधिकारियों की नियत पर सवाल उठे। केस में 65 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। कुछ लोगों ने 3 से 4 बार अपना बयान भी बदला। पैसे मांगने की जांच की कड़ियां जुड़ नहीं पाई हैं। कुछ लोगों के खिलाफ सिलेक्टिव होने की बात भी सामने आई है और 7 से 8 एनसीबी अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद है। विभागीय जांच की शुरुआत की गई। जो एनसीबी के बाहर के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इजाजत मांगी गई। तो आर्यन खान को आपको बता दें, पिछले साल 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। 22 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन अब सवाल यही है कि बिना किसी अपराध के एक युवा को 22 दिन जेल में रहना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो एक जो केस था कौडिल्या क्रूज का, जिसमें शाहरुख खान के बेटे अभिनेता जो है आर्यन खान आरोपी था, बाद में उसे क्लीन चिट दे गई, विवाद काफी हुआ। उस केस को लेकर एक विजिलेंस की एसीटी बनी थी जिसके हेड आप थे, मुख्य आप थे। तो वो जांच कहां तक पहुंची है, क्या वो रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस पर क्या रिकमेंडेशन है, कुछ बता पाएंगे? देखिए, रिपोर्ट के अंशों को आपके साथ साझा करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कर दी गई। इससे ज्यादा कुछ इसके बारे में बता सके, इस पर कुछ क्या कोई रिकमेंडेशन है? कुछ निश्चित तौर पे कोई इंक्वायरी रिपोर्ट होती है तो उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं, पर उस पर अभी चूंकि निर्णय नहीं लिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो एनसीबी की पूरी भूमिका और इस केस की पूरी पृष्ठभूमि पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह।
कौडिल्या क्रूज शिप ड्रग केस, जिसमें कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी बनाया गया था और केस काफ़ी विवादों में था, काफ़ी आरोप भी लगे थे। उस केस को अब 1 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान आर्यन खान सहित कुछ आरोपियों को क्लीन चिट भी मिल गई है, हालांकि कुछ अभी भी आरोपी हैं। बहरहाल उस दौरान जब आरोप लगे थे तब एनसीबी ने विजिलेंस की एक स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की थी, जिसने आके मुंबई में मामले की जांच की थी और तकरीबन 65 लोगों का बयान दर्ज किया था। उस टीम ने अपनी विजिलेंस रिपोर्ट एनसीबी डीजी को सौंप दिया है। उसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मामले में जांच के दौरान पाया गया कि अनियमितताएं काफ़ी की गई थी केस में। इसके अलावा जो अधिकारी शामिल थे जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनके इंटेंशन पर भी कहीं न कहीं सवाल उठता दिखा है और साथ में कहीं कुछ लोगों के खिलाफ उनका सिलेक्टिव अप्रोच भी दिखा है। तो उसमें साफ तौर पर कुछ लोगों के खिलाफ रिकमेंडेशन की गई है। जो जानकारी मिल रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि तकरीबन 7 से 8 ऐसे एनसीबी अधिकारी हैं जो केस से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि उनको चार्जशीट किया गया है। अब उनका जवाब मांगा जाएगा, उस पर जांच आगे होगी और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसका सस्पेंशन यानी निलंबन भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक चीज जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगा था वो था एक्सटॉर्शन का और पैसे मांगने की और देने की भी बात सामने आई थी। बहरहाल जो विजिलेंस की जो एसआईटी की टीम थी वो उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई, यानी कि जो एक्सटॉर्शन का आरोप था वो पुख्ता तौर पर कहीं साबित होता नहीं दिख पाया। लेकिन हाँ, जांच में अनियमितता, केस में अनियमितता बरती गई थी। इंटेंशन और सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर सवाल जरूर उठे हैं, जिसके लिए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई यानी एक्शन का रिकमेंडेशन भी किया गया है उस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता की मौत के मामले में उनकी दोस्त शशिकला सहित 3 अन्य लोगों की भूमिका की जांच होगी, जिनमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर और मुख्य सचिव भी शामिल हैं। आरोप लापरवाही का है। कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों की राय के बावजूद इन लोगों ने जयललिता को इलाज के लिए विदेश न ले जाने का फैसला किया। देखते हैं हमारे सहयोगी सैम डैनियल की ये रिपोर्ट। जयललिता की मौत अब भी शशिकला का पीछा कर रही है। अरुमुगसामी जांच आयोग ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में अपनी रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि 2012 से ही दोनों के बीच आत्मीय रिश्ते नहीं रह गए थे। अगस्त में स्टॉलिन सरकार के सामने रिपोर्ट रखी गई थी। रिपोर्ट में ये सवाल पूछा गया कि विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद डॉक्टर जयललिता को विदेश क्यों नहीं ले गए। जयललिता के दिल में सुराख था और एम्स ऑफ ब्रिटेन के डॉक्टर रिचर्ड बील ने सलाह दी थी कि इनका बाहर एंजियोग्राम और इलाज कराया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जयललिता का इलाज पूरी तरह कुछ डॉक्टरों और रिश्तेदारों के साथ शशिकला के नियंत्रण में था। इस बात के सबूत हैं कि एम्स और बाकी डॉक्टरों का साझा फैसला था कि एंजियोग्राम बाद में हो सकता है। कहीं ये नहीं कहा गया है कि शशिकला ने दखल दिया। आयोग ने तब के मुख्य सचिव डॉक्टर रामा मोहन राव के खिलाफ आपराधिकता पाई है। मामला उनके दस्तखतों का है। आयोग ने शशिकला, जयललिता के निजी डॉक्टर शिव कुमार, तब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जे राधाकृष्णन और मंत्री विजय भास्कर के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। आयोग ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की ये रिपोर्ट खारिज कर दी, जिसमें अपोलो अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रताप रेड्डी पर जयललिता की सेहत को लेकर झूठे बयान देने का आरोप था। अस्पताल की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। अब अंदर खाने इस रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि डीएमके अगले कदम के लिए कानूनी जानकारों की राय ले रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस रिपोर्ट का खामियाजा एआईडीएमके के नेतृत्व को भुगतना पड़ सकता है। चेन्नई से सुरेश के साथ सैम डैनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत में चुनाव में कई गैर जरूरी मुद्दे बनते हैं जो बनने चाहिए, जिन पर सवाल पूछे जाने चाहिए, वो कहीं पूछे जाते नहीं, वो पीछे छूट जाते हैं। और उसी में से एक है बढ़ती हुई गरीबी। करीब 25 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ताजा रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 से 19 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, लेकिन इसके बावजूद देश में विकट गरीबी बनी हुई है। देखते हैं रिपोर्ट। कोविड और लॉकडाउन के समय से भारत सरकार ने मुफ्त राशन की जो योजना लागू की वो अब तक चली आ रही है। भारत सरकार का दावा है कि इसका फायदा 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट भी बता रही है कि भारत में 22 करोड़ 89 लाख लोग गरीब हैं।
इनमें से 20 करोड़ 50 लाख लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनमें करीब 10 करोड़ बच्चे हैं। So the global MPI 2022 covers 6 billion people in 111 countries. These data don't reflect the post-pandemic situation, and even then, 229 million people remained poor in India, 97 million children. So our hope is that these data and these new tools will be useful indeed also in this context. हालांकि यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी से पहले 15 साल में 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये एक सकारात्मक पहलू है। 12 of the 20 countries to reduce multidimensional poverty fastest were in Africa. And there are many countries that had pro-poorest trends. But one that we signal in this report is the experience of India. From 2005-06 to 2019 to 21, India reduced multidimensional poverty from 55.1% to 16.4%. 415 million people came out of poverty, 275 million in the first decade, 140 subsequently. And there were pro-poorest trends across social groups and absolute reductions. And so that's a positive setting. गरीबी हटाने के इतने सारे सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद एक देश के तौर पर हमारी गरीबी बची हुई है, तो इसकी वजहों की गंभीरता से पड़ताल जरूरी है। यूएनडीपी के मुताबिक भारत में गरीबी पर कोरोना महामारी के प्रभावों का सही आकलन संभव नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के करीब 71% आंकड़े कोरोना महामारी से पहले इकट्ठा किए गए थे। कोरोना संकट के दौरान गरीबी बढ़ने की आशंका है, यानी गरीबी के मोर्चे पर भारत के लिए चुनौती और बड़ी हो सकती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। खबर दिल्ली के मेहरौली से, जहां 2 बच्चों के शव मिले हैं। राजस्थान के भिवाड़ी से 3 सगे भाइयों को हवाई जहाज दिखाने के नाम पर बहला फुसलाकर दिल्ली लाया गया। दिल्ली में तीनों बच्चों का गला घोटने के बाद आरोपी ये सोचकर कि इनकी मौत हो गई, वो छोड़कर चले गए। लेकिन एक चमत्कार ये हुआ कि एक बच्चा जिंदा बच गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए हैं। बच्चों की हत्या फिरौती के लिए की गई थी। दिल्ली के मेहरौली के इस जंगल में राजस्थान की भिवाड़ी पुलिस महावीर और मांझी को हिरासत में लेकर पहुंची है। उनकी निशानदेही पर 13 साल और 8 साल के 2 सगे भाइयों के शव बरामद हुए। हत्या का आरोप महावीर और मांझी पर है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ इस जंगल में काफ़ी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया और हत्या से जुड़े सबूत तलाशे। सामने ये आरोपी है। राजस्थान पुलिस ने दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 15 अक्टूबर को ही बच्चों को दिल्ली के मेहरौली इलाके में जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस, राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची। 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव बरामद हुए, जिनमें एक 13 साल का बच्चा था और एक 8 साल का। दोनों बच्चों के शव मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। टेक्निकल आधार पर, नेसेसिटी फुटेज एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 2 व्यक्ति जो इस घटना से में संलिप्त है, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि उन तीनों बच्चों का अपहरण करके वो दिल्ली में मेहरौली जगह पर ले गए और वहाँ उनके द्वारा उन बच्चों के साथ में जो है उनकी हत्या कर दी है। ये ज्ञान सिंह और उनकी पत्नी हैं, जो मूल रूप से यूपी के कन्नौज के रहने वाले हैं, लेकिन भिवाड़ी में रहकर मजदूरी करते हैं। इनके मुताबिक 15 अक्टूबर को अचानक उनके 3 बच्चे गायब हो गए। तीनों भाइयों की उम्र 13 साल, 8 साल और 7 साल थी। ज्ञान सिंह ने इसकी शिकायत भिवाड़ी पुलिस में की। फिर अगले दिन उन्हें 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए फोन आया। फोन आते ही जांच कर रही राजस्थान पुलिस ने महावीर और मांझी को पकड़ लिया। दोनों ने बताया कि 15 अक्टूबर को ही उन्होंने दिल्ली में तीनों भाइयों की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने बताया कि एक एक कर बच्चों को टॉयलेट कराने के बहाने ले गए और उनका गला घोंटते गए। इसी बीच 15 अक्टूबर को ही एक 7 साल का बच्चा दिल्ली पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद किया। ये उन्हीं 3 भाइयों में सबसे छोटा है, जिसे वारदात के 1 घंटे के बाद होश आया और जंगल से बाहर निकल आया।
इसके बाद पुलिस ने उसे चिल्ड्रन होम भेज दिया। ये बच्चा अपना और अपने पिता का नाम ही बता पा रहा था। एक मकान मालिक रामवीर नाम का है, तो उसके वहाँ मेरे बच्चे रोज जाते थे। तो शुक्रवार वाले दिन 14 तारीख को उसने मेरे को मना किया, कहीं नहीं तो इसमें रूम ले ले और नहीं तो अपने बच्चे को मना कर ले। तो हमने कही जब नहीं मेरे बच्चे मानते हैं तो हम रूम ले लेंगे। हमने अपनी औरत को पूछी, हमने कही रूम उसमें लोगे, इन्हें कही नहीं लेंगे। तो हमने उसको मना कर दिया। तो क्यों, हम तेरे से 2500 रुपये जबरदस्ती ले लेंगे, नहीं तो हाँ देख ले फिर। हाँ तो 15 तारीख को बच्चे गायब हो गए। कोई फोन आया था फिरौती के लिए? 4G के लिए फोन आया था, 8 लाख रुपया भी मांग रहा था। 2 बात करके फोन स्विच ऑफ कर लिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। महावीर मोबाइल की दुकान चलाता है जबकि माझी मजदूर है। आरोपी पीड़ित के पड़ोस में ही रहते हैं और बच्चों को हवाई जहाज दिखाने के नाम पर बहला फुसला कर दिल्ली ले आए। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वारदात में और लोग शामिल थे। जो 10,000 रुपए देने की हालत में नहीं था, उससे फिरौती के लिए 10 लाख रुपए मांगे गए और फिरौती मांगने के पहले ही तीनों बच्चों को मरा समझकर आरोपी यहाँ मिट्टी में दबा गए। लेकिन ये चमत्कार हुआ कि 7 साल का बच्चा वारदात के बाद यहाँ से निकलने में कामयाब रहा, जो इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह भी है। ये घटना बेहद हैरान करने वाली है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ में मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें 23 अक्टूबर यानी रविवार को आप देखना मत भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम जय जवान, जो होगा अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ। देखिएगा जरूर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बीजेपी और कांग्रेस, जो कि यहां पर सबसे प्रबल दावेदार और कड़ी टक्कर जिनके बीच मानी जाती है, वो बीजेपी और कांग्रेस ही हैं, उन दोनों की तरफ से अब लिस्ट जो है वो जारी होना शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने कल सूची जारी की थी, लेकिन अब बीजेपी की भी पहली सूची जो है वो जारी हो चुकी है। पहली सूची में 62 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। मतदान की तारीख 12 नवंबर है और मतगणना जो है वो 8 दिसंबर को होने जा रही है। तो यहाँ पर अब जब कांग्रेस की लिस्ट इस बार पहले आ गई है और बीजेपी में भी काफी मंथन हुआ है इस लिस्ट को लेकर। 68 सीटों वाली है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा ये जो उम्मीदवारों का खासकर चयन हुआ है। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, बीजेपी की जो पहली सूची आई है इसमें 62 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है। किन किन बातों का ख्याल रखा गया है और क्या क्या महत्वपूर्ण इस बार होने वाला है बीजेपी की तैयारी में? इस बार अदिति काफी दिलचस्प रहा है बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, क्योंकि इस बार सभी जो मंडल हैं बीजेपी के हिमाचल प्रदेश में, वहां पर मतदान करवाया गया। सभी मंडल अध्यक्षों ने अपने वोट डाले। सबसे कहा गया कि 3-3 उम्मीदवारों के नाम आप जो है अपनी पसंद के डालिए और ये बैलेट बॉक्सेस बाकायदा रखे गए थे, इसमें कि वोट डाले गए थे। इन बैलेट बॉक्सेस को हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली लाया गया, यहाँ पर उनकी स्क्रूटनी हुई और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है उम्मीदवारों की सूची बनाई गई थी। सबसे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसके बाद कल रात को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम नेता इसमें मौजूद थे और आज सुबह 68 में से 62 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम कुमार धूमल, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का कई दशकों तक चेहरा रहे हैं, उनका नाम नहीं है। पार्टी नेताओं के मुताबिक उन्होंने खुद ये कहा था कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी लगातार हमला कर रही है और उनके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं और पिछली बार प्रेम कुमार धूमल खुद सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन अपना चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद से वो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रह गए थे। इस बार उन्होंने खुद कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम इसमें सूची में नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अभी हिमाचल प्रदेश में 43 विधायक हैं और 43 में से 11 विधायकों के टिकट जो है वो काट दिए गए हैं। एक कैबिनेट मंत्री समेत
तो कुल मिलाकर के 25% जो विधायक हैं उनको रिपीट बीजेपी ने नहीं किया। ये एक बड़ी संख्या है हिमाचल जैसे राज्य के लिए, जहां पर कि केवल 68 विधानसभा सीटें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने इसमें 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के अभी तक 46 लोगों की सूची आई, उसमें केवल 3 महिलाएं हैं, तो उस लिहाज से बीजेपी ने अधिक महिलाओं को मैदान में उतारा है। चौथी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में केवल जो 3 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, लेकिन बीजेपी की सूची में 8 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को जगह दी गई है। तो बीजेपी का कहना है कि इस वर्ग को खास तौर से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। तो यह कुल मिलाकर के बीजेपी का जो उम्मीदवारों का चयन है वो दिख रहा है। 6 सीटें अभी होनी बाकी हैं और बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में इनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। रहा सवाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, तो वो सिराज की अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और अब से कुछ देर बाद वो जाकर के अपना पर्चा भी भरने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा के लिए खासकर ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अपना राजनीतिक जीवन जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश से ही शुरू किया था। अब 12 नवंबर को चुनाव है और नामांकन जो है वो भी शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो सिराज, जो अपनी पुरानी सीट है, वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी से थोड़ी पहले इस कम से कम सूची जारी करने के मामले में बाजी मार ली है। कल 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो कांग्रेस ने जारी कर दी। कांग्रेस ने 19 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। पूर्व मंत्रियों में कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी और चंद्र कुमार चौधरी को फिर से मौका दिया गया है। पहली सूची में 5 नए चेहरे भी शामिल किए गए। 3 महिला उम्मीदवारों को भी यहां पर टिकट दिया गया है। 22 सीटों पर अब भी पेंच फंसा हुआ है और जल्द ही इन 22 नामों का भी ऐलान हो सकता है। तो 12 नवंबर को चुनाव है। अब चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। ऐसे में प्रचार अभियान जो है वो भी जोर पकड़ेगा। और गुजरात दूसरा राज्य है जहां पर हिमाचल के साथ ही चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो करीब 15,670 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। चुनाव से पहले हम अक्सर देखते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो खासकर और वादे और इस तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन करती है, ताकि लोगों के बीच में एक भरोसा जगे कि उनके पास आने वाले 5 सालों में बहुत मौके हैं अगर उन्हें फिर से सत्ता में लाया जाता है। प्रधानमंत्री आज 5 अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सबसे पहले गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं और उसके बाद अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी वो शुभारंभ करेंगे। गांधीनगर के बाद प्रधानमंत्री जूनागढ़ जा रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं की वहां पर भी आधारशिला रखेंगे। जूनागढ़ के बाद राजकोट वो जाएंगे और कल प्रधानमंत्री मिशन लाइफ का उद्घाटन भी करेंगे। तो अब यहां पर बीजेपी ने अपना प्रचार जो है वो काफी तेज गुजरात में कर दिया है। और आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है, निर्णायक दिन है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को आज 24 सालों के बाद गांधी परिवार से कोई बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इससे पहले सीताराम केसरी थे जो गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी। आज नतीजे आने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर किसके हाथ में होने जा रही है कांग्रेस की कमान। हालांकि कहा यही जा रहा है कि पलड़ा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का ही भारी लग रहा है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह का, जो लगातार कांग्रेस को भी कवर कर रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, और ये जो चुनाव है उस प्रक्रिया को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा था। उमा, 10 बजे अगर गिनती शुरू होती है तो कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 9,500 देश भर में 9,500 वोट करीब पड़े हैं। और उमा, यहाँ पर चुनौतियों की भी बात मैं करना चाहूंगी कि जो नया अध्यक्ष होने जा रहा है उसके सामने कई चुनौतियां होंगी कांग्रेस को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे ये जो मतगणना है वो शुरू होगी। 68 बॉक्सेज हैं, बैलेट बॉक्स, जो देश भर में जहां जहां पीसीसी मुख्यालय में जो वोटिंग हुई है उस सबको एआईजीसी मुख्यालय लाकर इकट्ठा किया गया है। जो प्रक्रिया हमें बताई गई उसके मुताबिक ये कि हर एक बॉक्स को पहले मिक्स किया जाएगा, उसके बाद जो 9,497 यानी कि 9500 वोट जो पड़े हैं उसकी गिनती होगी। 96% मतदान हुआ इस पूरी प्रक्रिया में, और आज 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, या हो सकता है कि 1 घंटा और ज्यादा लगे। तो 3-4 बजे के आसपास जो है पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी, नतीजा सामने आ जाएगा। और आपने सही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा जो है वो भारी लगता है। वो इसलिए क्योंकि जब नॉमिनेशन का वक्त था उस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता
जिस तरह से नॉमिनेशन के वक्त मौजूद थे, उससे यही साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े धड़े का जो समर्थन है उनको प्राप्त है। दूसरी तरफ शशि थरूर ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, काफी अच्छा कैंपेन किया है, उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की है। उनका ये कहना है कि तमाम बड़े फैसले जो हैं वो हाईकमान स्तर पे लिए जाते हैं, दिल्ली में बैठकर लिए जाते हैं, इससे पार्टी को मजबूती नहीं मिल पाती। उनका कहना है कि वो जमीन स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जाकर फैसले लेंगे। तो ये उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन चुनाव का नतीजा जो है वो आ जाएगा आज। उसके बाद जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि किस तरह से युवा और बुजुर्गों को साथ लेकर चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयानों में ये बात कहते रहे हैं कि सबको साथ लेकर वो चलेंगे, लेकिन पीछे हमने जिस तरह से देखा है कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी नजर आई है। 2024 का चुनाव सामने है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं और पार्टी को एक नई संजीवनी देने की कोशिश में है। तो संगठनात्मक तौर पे जो भी नेतृत्व अब संभालेगा, और बहुत संभावना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही संभालें, तो देखना है कि कैसे वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और जो पीछे धड़ों में बटी कांग्रेस नजर आई, कई बड़े नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी, तो इन सब बातों पे क्या रोक लगती है और कौन सा एक तरीका निकाल कर ये जिस तरह से देश में एक माहौल बना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ महंगाई और बाकी कई चीजों को लेकर गुस्सा जो है वो पनप रहा है, तो क्या इन सब बातों को लेकर इन सब बातों को समेटकर और पार्टी को एकजुट कर जो भी नया प्रेसिडेंट बनता है वो किस तरह से आगे लेकर चल पाएगा, इस पे निगाह बनी रहेगी। और एक और आखिरी बात कि गांधी परिवार की क्या भूमिका होगी नया अध्यक्ष बन जाने के बाद, गैर गांधी अध्यक्ष बन जाने के बाद, क्या गांधी परिवार की तरफ हर फैसले के लिए अध्यक्ष नया जो है वो देखेगा या अपने हिसाब से वो चलेगा, तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो अध्यक्ष होगा उसमें अब जो नया एक तरह से आधार होने जा रहा है कांग्रेस में, उसमें गांधी परिवार की भूमिका कैसी होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी, इस पर नजर जरूर रहेगी। और जब लगातार चुनाव की बात हो रही है तो दिल्ली की भी यहां पर बात कर लेते हैं। जब नगर निगम के जो चुनाव हैं वो जल्द अब हो सकते हैं, उसका कारण ये है कि दिल्ली नगर निगम में जो वार्ड परिसीमन का काम था वो अब पूरा हो गया है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब एमसीडी में कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। अब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटों को चिन्हित करेगा, आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और यहां पर यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव कब होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में काफी जोर लगा रही है और अगर नगर निगम के चुनाव भी उसी के आसपास हुए तो पार्टी के लिए दोनों जगहों पर प्रचार करना और लड़ना चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तो इंतजार रहेगा कि तारीख कब तक आएगी और क्या तारीख होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। बहुत प्रबल संभावना है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव के समय पर ही हों, उसके साथ ही हों, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी हो गई है और जो नोटिफिकेशन है इसका वो भी जारी हो गया है। और इसके मुताबिक अब एमसीडी के अंदर कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। इससे पहले कुल 272 वार्ड जो हैं दिल्ली नगर निगम के अंदर हुआ करते थे, जब 3 नगर निगम दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। अब इन तीनों को मिला के 1 कर दिया गया है और कुल संख्या जो है वार्ड की वो 250 तय हो गई है। अब जो गेंद है वो राज्य चुनाव आयोग के पाले में चली गई है और उसको एक काम करना है कि ये जो परिसीमन हुआ है, यानी कि जो वार्ड हैं उनकी बाउंड्रीज तय हुई है, उनकी आबादी तय हुई है, उनके वोटर तय हुए हैं, ये जो वार्ड और ये तय हुआ है कि एक विधानसभा के अंदर कितने वार्ड होंगे, म्युनिसिपल वार्ड होंगे, तो इन म्युनिसिपल वार्ड को उसको चिन्हित करना है कि कौन से वार्ड जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आपको पता ही है कि दिल्ली नगर निगम में 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जहां पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी, और कौन सी वो 42 सीटें होंगी जिसमें अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके बाद चुनाव आयोग जो है वो उसके पास और कोई काम नहीं बचा है, केवल वो चुनाव सीधा जो है घोषित कर सकता है। इसके लिए प्रक्रिया जो है वो जो चुनाव आयोग में है बताया जा रहा है कि वो भी शुरू हो गई है और जो ईवीएम की टेस्टिंग वगैरह होती है, जो चेक किया जाता है ईवीएम को, वो सब भी शुरू हो गया है। आपको पता ही है कि दिल्ली में जो नगर निगम चुनाव है वो अप्रैल के महीने में ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन जब राज्य के चुनाव आयोग ने 9 मार्च 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, चुनाव घोषित करने के लिए ही, नगर निगम चुनाव घोषित करने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन इसी बीच में उपराज्यपाल से उनके पास में एक कम्युनिकेशन आया
कि केंद्र सरकार जो है वो तीनों नगर निगम को एक करने का जो है बिल ला रही है, इसलिए फिलहाल अभी आप आगे ना बढ़ें। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी और उसके बाद चुनाव जो है घोषित नहीं हुए, तीनों एमसीडी एक हो गई और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि एमसीडी में परिसीमन किया जाए, क्योंकि जब तीनों को मिला के एक किया है तो परिसीमन की तो प्रक्रिया करनी ही होती है। तो वो प्रक्रिया जो है सबसे ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है परिसीमन, वो तो अब पूरी हो चुकी है। अब केवल चिन्हित करने का काम बचा है कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए, कौन सी सीटें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व होंगी और इसके बाद चुनाव आयोग जो चुनाव की घोषणा है वो कर देगा। बहुत ज्यादा समय अब जो है मेरे ख्याल से नहीं बचा है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें इस साल दूसरी बार विदेश जाने से रोकने का आरोप लगाया है। मट्टू के मुताबिक वो पेरिस में एक पुस्तक विमोचन और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी में हिस्सा लेने जा रही थी जब उन्हें एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने रोक दिया। मट्टू का आरोप है कि इससे पहले भी उन्हें जुलाई में विदेश जाने से रोका गया था। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2018 से एक स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हुए सना इरशाद मट्टू समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक टीम के हिस्से के रूप में भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं में से एक है। मट्टू ने इस वाकये पर कई ट्वीट भी किए हैं जो हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मट्टू ने लिखा है कि मैं न्यूयॉर्क में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जा रही थी, लेकिन मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन पर रोक दिया गया और वैध यूएस वीजा और टिकट होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा है कि ये दूसरी बार है जब मुझे बिना कारण के रोका गया है। कुछ महीने पहले जो हुआ उसके बाद कई अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद मुझे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। जीवन में एक बार पुरस्कार समारोह में शामिल होने का ये अवसर था। झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग की चिट्ठी पर राजभवन की चुप्पी पर अब खुद हेमंत सोरेन मुखर हो गए हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि अयोग्य हो जाने की अब चिंता नहीं है और उनकी सरकार को कोई खतरा भी नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करने जा रही है, ये दावा भी उन्होंने किया। साथ ही बिल्किस बानो का जो केस है उस मामले में दोषियों की रिहाई को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि इस तरह के जो फैसले हैं उससे बलात्कारियों के हौसले और बढ़ेंगे। झारखंड की राजनीति में क्या होने वाला है, हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन जी, पिछले करीब अब 2 महीने होने को आए, ये बात चल रही है कि आपकी सदस्यता जाने वाली है, क्या है सच? मेरी सदस्यता जानी है, सरकार जानी है, ये तो सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है और सरकार लगभग 3 साल पूरा करने जा रहा है। षड्यंत्रकारी और परेशान आत्माओं के बारे में क्या बोलना, और हमें उसकी चिंता नहीं है। जनता ने हमें कुर्सी पर बैठाया है, हमारे विपक्षियों ने नहीं, और हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। आपके हिसाब से राज्यपाल जो चुनाव आयोग का चिट्ठी है वो क्यों नहीं खोल रहे हैं, या खोल भी लिया है तो उसे बता क्यों नहीं रहे? अब तो ये भी बात आ रही है कि वहाँ एक नहीं 2-2 चिट्ठी आई है और हमारे विपक्ष के लोग राजभवन को अपना ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं कि सुविधा के अनुसार उन लिफाफों का चयन हो। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो लिफाफा में आदेश है वो आदेश जल्द से जल्द पूरे राज्य के लोगों को दिखाया जाए ताकि उनको ये पता चले कि राज्य के यहाँ 3.25 करोड़ लोगों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से वो परेशान कर सकते हैं। अगर आपकी सदस्यता चली गई तब क्या होगा? चली जाएगी, होगी, आएगी, जाएगी, इस पर जवाब कहाँ से कौन दे सकता है? जब होगी तब देखा जाएगा। अभी बिंदास काम करने का समय है। ये बताइए कि कई लोगों के खिलाफ में ईडी की, सीबीआई की जांच चल रही है जिसमें आपके भी कई करीबी लोग हैं।
हमारे करीबी नहीं है, विपक्ष के से दूर लोग हैं। देश में पूरा, ये हमारा उदाहरण ही मत लीजिए, पूरा देश में यही चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ पड़ा है, आज आप जो गैर भाजपा शासित राज्यों को आप देख लीजिए किन हालात में है। लेकिन इनके षड्यंत्र से हम लोग ना कभी डरे हैं, ना कभी घबराए हैं। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। महिलाओं के ऊपर में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, जिंदा जलाने की घटना हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, घटना एक सामाजिक बुराइयां है और उस पर हर संभव प्रशासन अपने तरीके से सजा देती है, कोर्ट न्याय करता है और ऐसी घटनाएं जो विकृति समाज के अंदर फैलती है उन पर लगाम लगाने का प्रयास होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज ही अखबार में आया है कि गुजरात में जो बिल्किस बानो का जो बलात्कारी लोग जो थे उनको रिहा कर दिया गया, जिसका परमिशन भारत सरकार गृह मंत्रालय से मिला है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो लोग जहां ऐसी घटना होते हैं पूरा ढोल नगाड़े के साथ पहुंच जाते हैं, कोई हवाई जहाज से, कोई ट्रेन से, कोई पैदल, और जो वहां लोगों को एकत्रित कर अपने एक घटिया राजनीति का परिचय देते हैं और इधर ऐसे आरोपियों को छोड़ने का काम करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोप घटेगा या बढ़ेगा। अब जब केंद्र सरकार ही ऐसे निर्णय लेगी तो राज्यों में इसका प्रभाव निश्चित रूप से इसका गलत ये होगा। अब जवाब उनको देना चाहिए कि इस तरीके के निर्णय कैसे आते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ऐसी घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा? स्वाभाविक रूप से है। यहाँ हम लोग पकड़ते पकड़ते परेशान हैं। यहाँ बाप बेटी की हत्या कर दे रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हत्या कर दे रहा है, कोई जला दे रहा है, कोई बलात्कार की घटनाओं का शिकार हो रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति बनी पड़ी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अंडर करंट या ऐसी संदेशें जा रही है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दो। तो ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र का कोई अब सीमा नहीं लगता कि बचा है और किसी भी हद तक जाने की स्थिति पर लोग आकर खड़े हैं। अब देखते हैं क्या होगा आने वाला समय में देश की राजनीति का। राजनीतिक अनिश्चितता का झारखंड के विकास पर कितना असर पड़ा? देखिए, ये असर हमारे विपक्षियों के ऊपर पड़ा जरूर है। यहाँ के राज्य के लोगों के ऊपर कोई ना हमने इसको पढ़ने दिया ना पढ़ने देंगे जब तक ये सरकार है। और ये सरकार पूरे 5 साल मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पूरा गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। विकास के काम में जो आपका केंद्र के ऊपर में ड्यू था वो आपको मिला? मुझे लगता है कि हमारे आवेदन के आलोक में आप विभागीय मंत्रालय में पता करें तो पता चलेगा कि हमारे बकाया देने का तो बात लगता है केंद्र भूल चुकी है, लेकिन अपने जितने भी जो हमारे मुंह बंद करने वाले लोग हैं उनको पूरे लौ लश्कर के साथ हमारे राज्य में छोड़ दिया गया है। आपने कैबिनेट से फैसला लिया कि 32 के खतिहान को लागू करेंगे, ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाएंगे, उसका आपने ये बढ़ाया। उसको असली जामा कब तक पहनाएंगे? बहुत जल्द बनेंगे, वो भी होगा। अब चिंता मत कीजिए। 20 वर्षों में जिन्होंने कुछ नहीं किया, कम से कम यार इतना तो समय दो। हम सारे निर्णय ले रहे हैं, कोरोना हमारे सामने है, सुखाड़ की स्थिति है, सारे निर्णय हो रहे हैं, जन कल्याण निर्णय हो रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ उपस्थित 12-13 हज़ार लोगों के बीच सभी लोग लाभुक हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिसके हाथ में कुछ नहीं था। तो ऐसे कई चीजें हैं और ये इस बीच ये चुनौतियां भी है। सरना कोड भी हम लोगों ने लाया, लेकिन केंद्र में जाकर के वो उस पर बैठे पड़े हैं। तो हमारा निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है और हमारी सोच स्पष्ट है। ये अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल है कि क्या आप अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, यानी कि अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, हमेशा यही स्पेकुलेशन चलता है। ये चलता नहीं है, ये चलाया गया है। ये इन लोगों ने एक गुब्बारा फुला रखा है
लेकिन इसका जवाब जहाँ तहाँ इनको जरूर मिलता है। और आप देखेंगे ये बात अब आप पूछ रहे हैं, ये तो सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिरा रहे हैं। इन क्या हुआ? और इस तरीके के जो निर्णय आप लोगों के चेहरों में, यहाँ के चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, ग्रामीण हो, सबके चेहरे में मुस्कान है। आप देखिए आज इसका नतीजा क्या है। आज सरकार काम कर रही है तभी तो ऐसी वातावरण है, नहीं तो और सब स्थिति में देखिए कि क्या और राज्यों में है। नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते के काटने से 8 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे के माता पिता वहां पर मजदूरी कर रहे थे। इस घटना के बाद कुत्तों को लेकर लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी कुत्तों की समस्या का हल नहीं कर पाई और उधर कुछ लोगों का कहना है कि कुत्ते बेजुबान होते हैं, उन्हें पालने वालों की जिम्मेदारी बनती है और कुत्तों को खाना खिलाना कोई पाप नहीं है। हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। नोएडा में सेक्टर 100 की सोसाइटी में खासा बवाल मचा है। कुत्तों के काटने से 8 महीने के बच्चे की मौत के बाद सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी को कई घंटे तक घेरे रखा। लोगों का आरोप है कि 6 महीने के भीतर कुत्ते के काटने की यह तीसरी घटना है। मुझे जो बच्चा को देखी हो ना, क्या बताऊं, उस बच्चे को देख के हम जो आधा घंटा वहाँ ही बैठ गई। मैम क्या इतना डरा हुआ बच्चा कि नीचे नहीं उतरता? नहीं जाते बच्चे नीचे खेलने के लिए, हम नहीं भेज सकते बच्चों को नीचे खेलने जाने के लिए। We don't send our kids down alone. दरअसल सपना कुमारी नाम की एक महिला श्रमिक सोसाइटी में नए बन रहे इस टावर में काम कर रही थी। उसका 8 महीने का बच्चा यहीं पर सो रहा था, तभी 3 कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उनका जो बच्चा है उसको नींद आ गई तो उन्होंने अपने बच्चे को इस जगह पर, यहाँ पर उसको सुला दिया और इसके बाद में 3 जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने उसके ऊपर में हमला कर दिया। कुछ देर के बाद में जब बच्चे की चीख सुनाई दी तब वो तुरंत यहाँ के जो श्रमिक हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो भागे हुए आए और उसके बाद में उन्होंने उन कुत्तों से उसको छुड़ाया बच्चे को तुरंत तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में वो सारे लोग हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में 2 बजे तक सर्जरी होने के बाद में उस मासूम बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है। आवारा हो या पालतू, हाल के दिनों में कुत्तों के हमलों के कई डरावने वीडियो आने के बावजूद इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। कुत्ते पालने वाले और कुत्तों को भगाने वाले लोगों के बीच इस मुद्दे पर आपस में ही खासा विरोध है। कुत्ता पालने वाले लोग खाना खिलाने को जायज ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चे की मौत कुत्ता काटने से नहीं बल्कि माता पिता और कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही से हुई है। ये कुत्ते काटने से नहीं हुई है, ये एक्सीडेंट हुई है, कैसे हुई है इसका जांच नहीं है। ये कुत्ता काटने से मौत नहीं हुई सर। और उन्होंने उठाया पुलिस में सॉरी भी मांगा गया। तो मांगा गया ना छेड़ने पे, तो कुत्तों को भी सजा मिलनी चाहिए काटने पे। अरे मैम कुत्ते तुम्हारा घर की नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, किसी का नहीं है, सबकी है। तो पाल ले उनको, कटवा ले अपने बच्चों को, 7 साल के बच्चे को नीचे भेज दूं मैं। उधर मामला तूल पकड़ते देख नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश ने अब कुत्तों के 4 और शेल्टर बनाने की बात कही है, लेकिन जिस श्रमिक ने अपने 8 महीने के मासूम बच्चे को खो दिया उसे अब दमोह भेज दिया गया और उसकी आर्थिक मदद का कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ से की परिस्थितियाँ क्या थी, किन परिस्थितियों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। परिस्थिति क्या मतलब जांच, भाई आप ऐसे क्या देश में कुत्ता काटने के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस साल 6 महीने के भीतर 14 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। वजह यह है कि पालतू कुत्तों से लेकर आवारा कुत्तों तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है। नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो पिछले 2 घंटे में आपको हमने गुड मॉर्निंग इंडिया के शो में तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पहली खबर है नए अध्यक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी आखिर कितनी बदलने जा रही है और क्या क्या चुनौतियां होंगी नए अध्यक्ष की। दूसरी खबर दिल्ली से, जहां पर एमसीडी चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है, परिसीमन का काम पूरा हो गया है और अब 250 सीटें हैं। तीसरी खबर दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। चौथी खबर, हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब उन्हें सदस्यता जाने का डर नहीं है और सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। उधर ड्रग्स के मामले में आर्यन खान का जो केस रहा, उसमें एनसीबी के जो अफसर हैं उनकी मंशा पर कई तरह के सवाल उठे हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। आपको करना ये है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना, इन 5 में से किसी एक खबर को चुनना है और उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।